150 आर्म्ड व्हीकल्स, 1000 से ज़्यादा सैनिक, आर्मी के कई बड़े बड़े जनरल्स, पुलिस के जवान, खतरनाक हथियारों से लैस ड्रोन्स और आसमान से बरसती आफत। इन वाक्यों के बारे में आंख मूंद कर सोचें तो शायद ये हॉलीवुड की किसी वॉर फिल्म का मंजर लगे, लेकिन ये मंजर इस वक्त फिलिस्तीन के एक रेफ्यूजी कैंप की हकीकत बना हुआ है। इजराइल की सेना इतने बड़े जमावड़े के साथ वहां लगातार हमले कर रही है। इन हमलों में अब तक 9 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं इजराइल को पीछे हटने की ताकीद कर रही हैं, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है ये रेफ्यूजी कैंप आतंकियों का अड्डा बन चुका है, हम बिना उनके खात्मे के वापस नहीं लौटेंगे। इसे पिछले 20 सालों में इजराइल के फिलिस्तीनियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। हमलों के जवाब में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास जैसे संगठनों ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है। कहा है कि इजराइल पीछे नहीं हटा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल के तेल अवीव में एक हमला कर भी दिया है, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के एक छोटे से शहर जेनिन में रेफ्यूजी कैंप्स पर हमला क्यों कर रही है। क्या वाकई यहाँ शरणार्थियों के बीच आतंकवादी पनप रहे हैं? जेनिन का इतिहास क्या रहा है और क्या ये हमला जल्द रुकेगा या एक युद्ध का रूप ले लेगा? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी, जहां आज बात इजराइल फिलिस्तीन के ताजा विवाद की। शुरुआत करते हैं जेनिन के इतिहास से, जहां ये सब हमले हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें लाल घेरे वाला इलाका जेनिन कहलाता है। ये छोटा सा शहर वेस्ट बैंक के उत्तरी छोर में पड़ता है। जेरूसलम से सड़क के रास्ते इसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। वैसे तो जेनिन का इतिहास सदियों पुराना रहा है, लेकिन कुछ 100 साल पीछे जाएं तो इलाके पर 4 बड़ी शक्तियों का कब्जा पाएंगे: ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटेन, जॉर्डन और इजराइल। चूंकि जेनिन वेस्ट बैंक का एक शहर है, तो उसके इतिहास को आप वेस्ट बैंक से समझिए। साल 1947 में यूएन ने सिफारिश की कि फिलिस्तीन की जमीन को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा यहूदियों को देना चाहिए, एक फिलिस्तीनी लोगों को, जिन्हें अरब कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही अंग्रेज फिलिस्तीन से रवाना हुए, 1948 में यहूदी गुटों ने इजराइल का गठन कर लिया। जब ये हुआ, अरब मुल्कों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, क्योंकि वो फिलिस्तीन के बंटवारे से खुश नहीं थे। जब लड़ाई खत्म हुई, इजराइल ने न सिर्फ सारे अरब मुल्कों को पस्त कर दिया था, बल्कि यूएन के बताए इलाके से कहीं ज्यादा जमीन हथिया ली। फिलिस्तीनी अपने ही देश के 2 छोटे इलाकों में सिमट गए, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। कुछ समय के लिए वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा रहा, लेकिन आगे जाकर इजराइल ने इसके कई इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया। साल 1967 में अरब और इजराइल के बीच एक और युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलम और गाजा पट्टी के कई और इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी बस्तियां बनाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और शांति के लिए बाधा मानते हैं। वेस्ट बैंक में 86% आबादी फिलिस्तीनियों की है और इजरायली सेटलर्स महज 13%। लेकिन अवैध बस्तियों में रहने वाले 13% लोग, या कहें इजराइल की सरकार, वेस्ट बैंक पर गजब का नियंत्रण बनाकर रखती है, और इस नियंत्रण में अवैध बस्तियों की अहमियत बहुत ज्यादा है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियां प्लानिंग के तहत बसाई। उन्होंने अपनी बस्तियों में रोड कनेक्टिविटी पर जोर दिया, माने इजरायली सेटलर्स की सारी बस्तियां एक दूसरे से रोड से कनेक्टेड है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट पर उनका एक अधिकार हो गया और जरूरत का सामान उनके पास आसानी से पहुंचने लगा। क्योंकि वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी आबादी के पास इन रोड्स का एक्सेस नहीं रहा, तो उनका वास्ता मेनलैंड से कट गया और वो पिछड़ती चली गई। फिलिस्तीनी बस्तियों के पिछड़ने की एक वजह यह भी थी कि वेस्ट बैंक की कई सीमाओं में इजराइल ने अपना कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इन फिलिस्तीनी बस्तियों तक नहीं आ पाता। जानकार बताते हैं कि ऐसी ही पिछड़ी बस्तियों में रेडिकल ग्रुप्स अपना अड्डा तैयार करते हैं। जेनिन भी इन्हीं पिछड़ी बस्तियों में शामिल है, और यहीं पर इस वक्त इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच घमासान मचा हुआ है। इस विवाद में जेनिन के फोकल पॉइंट होने के क्या कारण हैं, इन्हें हम 3 पॉइंट्स में समझ लेते हैं। पहला, लड़ाई से पुराना वास्ता। जेनिन में इजराइल और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है। इजरायली सेना कयास लगाती है कि जेनिन के रिफ्यूजी कैंप्स में आतंकी छिपे हुए हैं, और यही हिंसा की सबसे बड़ी वजह बनता है। पहले इंतिफादा के बाद कई सुसाइड बॉम्बर्स ने इजरायलियों पर हमला किया। इजराइल ने आरोप लगाया कि ज्यादातर सुसाइड बॉम्बर्स जेनिन के इन्हीं रिफ्यूजी कैंप से आए थे। ये खुन्नस इजराइल के अंदर भरी हुई थी, पर इसे निकालने का कोई मौका उसे मिल नहीं रहा था। और फिर आया साल 2002,
दूसरे इंतिफादा को शुरू हुए लगभग 2 साल बीत चुके थे। फिलिस्तीनियों के लिए हर दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो अपनी ज़मीन पर इजरायली कब्जे का विरोध कर रहे थे। इसी साल अप्रैल के महीने में इजरायली सेना जेनिन के रिफ्यूजी कैंप्स में घुस गई और हमला शुरू कर दिया। हमले में खूब तबाही हुई। यूएन ने जांच के लिए अपनी टीम रवाना की। रिपोर्ट में पता चला कि हमले में 52 फिलिस्तीनी मारे गए, इनमें से ज़्यादातर आम नागरिक शामिल थे। फिलिस्तीनी नागरिकों को मेडिकल सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। हमले में 400 से ज़्यादा घर नष्ट हो गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ फिलिस्तीनी लड़ाके घरों में छिपे हुए थे। हमले में इजराइल के 23 सैनिक भी मारे गए थे। ये तो रही साल 2002 की बात। इसके अलावा भी जेनिन में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच छोटी मोटी झड़पें चलती रहती हैं। जनवरी में ऐसी एक झड़प में फिलिस्तीन के 7 लड़ाके और 2 आम नागरिक मारे गए थे। पिछले महीने एक झड़प में 6 फिलिस्तीनियों की जान गई थी और 90 के करीब फिलिस्तीनी घायल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के 7 सैनिक घायल हुए थे। मई 2022 में इजरायली रेड चल रही थी। इसे कवर करने के लिए अल जजीरा की पत्रकार रीन अबू अक्लेह जेनिन गई थी। वहाँ इजरायली सेना की गोली से उनकी मौत हो गई थी। जब अक्लेह का जनाजा उठा तो उस पर भी इजराइल ने हमला किया था। इस विषय पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में बात की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो रही पहली वजह जिससे जेनिन विवाद का फोकल पॉइंट बना हुआ है। दूसरी वजह है रिफ्यूजी कैंप। जेनिन में फिलिस्तीनियों का एक बड़ा रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है। साल 1948 में युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों पर हमले शुरू किए और उन्हें अपनी ज़मीन से भगाना शुरू किया। ये लोग भटकते हुए सीमा से सटे देशों में पहुंचे। कुछ ने सीरिया में कैंप बनाया, कुछ ने जॉर्डन में रहने का फैसला किया। इनमें से कई लोगों ने जेनिन में रहना मुनासिब समझा। धीरे धीरे यहाँ लोग आते गए और साल 1953 में इस कैंप की स्थापना हो गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस कैंप में 14,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। फिलिस्तीनियों में ऐसे दर्जनों रिफ्यूजी कैंप्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और गरीबी जेनिन कैंप में पाई गई है। तीसरी वजह है कैंप में आतंकी समूहों की मौजूदगी। इजरायली सेना आरोप लगाती है इस कैंप में इस्लामिक जिहाद, हमास और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की फतह गुट की पार्टी के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है। इन 3 वजहों से जेनिन विवाद का फोकल पॉइंट बना हुआ है। पर इजराइल जिन आतंकी गुटों पर यहां छिपे होने का आरोप लगाता है, उनकी हकीकत क्या है? इजराइल के मुताबिक यहां मुख्य रूप से 3 आतंकी गुट के लोग छिपे हुए हैं। पहला हमास, दूसरा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद PIJ और तीसरा जेनिन ब्रिगेड। तीनों के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ। साल 1980 के दशक में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की स्थापना हुई। इसके पीछे फतही शकाकी नाम का व्यक्ति था। गुट का मकसद था फिलिस्तीन की आज़ादी, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए, चाहे इसके लिए हथियार ही क्यों ना उठाने पड़े। साल 1986 में ग्रुप के फाउंडर फतही शकाकी को कई बार जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद वो ईरान गया। वहाँ उसकी मुलाकात अयातुल्लाह खुमैनी से हुई। ईरान फिलिस्तीन के सशस्त्र विद्रोह को समर्थन देने के लिए राजी हो गया। फिर साल 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के बीच ओस्लो में समझौता हुआ। इजराइल ने यासिर अराफात की PLO को फिलिस्तीन का इकलौता प्रतिनिधि मान लिया। इसके बदले में PLO ने इजराइल के अधिकारों को मान्यता दी। हमास और PIJ जैसे संगठनों ने अराफात का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया। इन संगठनों ने आपस में हाथ मिला लिया। उन्होंने साथ मिलकर इजराइल पर हमले तेज कर दिए और तब से लेकर अब तक PIJ इजराइल के लिए दुश्मन बना हुआ है। इजराइल समय समय पर उनके अड्डों पर हमले करता रहता है। अब बात कर लेते हैं हमास की। इसका गठन 1987 के एक जन आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके बाद से संगठन फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना को हटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमास का एक मकसद ये भी है कि वो पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। इसके लिए वो हथियार वाले संघर्ष में भरोसा रखता है। इसके फाउंडर में से एक शेख अहमद यासिन थे, जिनकी मृत्यु साल 2004 में हो गई थी। हमास का एक पॉलिटिकल विंग भी है जो गाजा पट्टी में अस्पताल और स्कूल बनवाता है और ये स्थानीय लोगों की सामाजिक और धार्मिक मामलों में मदद भी करता है। सितंबर 2000 में दूसरे इंतिफादा की शुरुआत में हमास ने इजरायली इलाकों में कई आत्मघाती हमले किए थे। हमास को ईरान का एक प्रॉक्सी गुट माना जाता है, माने पर्दे के पीछे से उसे ईरान से हर तरह की सहायता मिलती है। और अब आखिरी में जेनिन ब्रिगेड की बात। ये फिलिस्तीन में सबसे नए चरमपंथी गुटों में से एक है। इसकी स्थापना साल 2021 में PIJ के एक लड़ाके जमील अल अमौरी ने की थी। इस संगठन का सबसे ज्यादा प्रभाव जेनिन कैंप में माना जाता है। इस गुट की इजरायली सेना से झड़पें होती रहती हैं। जेनिन ब्रिगेड पर कुछ समय पहले इजरायली छात्रों की किडनैपिंग के आरोप भी लगे थे। तो ये वो 3 संगठन हैं जिनके जेनिन रिफ्यूजी कैंप्स में छिपे होने की बात इजराइल कर रहा है। हमने आपको जेनिन रिफ्यूजी कैंप्स का इतिहास बताया, उसके विवाद में घिरने की मुख्य वजहें बताई और उन गुटों के बारे में भी बताया जिनकी इस कैंप में छिपे होने की बात इजरायली सेना कर रही है। अब जान लेते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में।
2 जुलाई की रात को इजराइल की सेना ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप्स पर हमला करना शुरू किया। उस रात सेना के कैंप पर कम से कम 10 बार हवाई हमले किए। इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले भी शामिल थे। इन हमलों के लिए इजरायली सेना ने 150 आर्म्ड व्हीकल्स बुलवाए थे। ये हथियारों से लैस थे। इसके अलावा हमले में 1000 से ज़्यादा सैनिक, आर्मी के कई बड़े जनरल्स और पुलिस के जवान भी शामिल हुए। ये हमला अब भी जारी है। इन हमलों में अब तक कुल 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 100 से अधिक लोग इन हमलों में घायल बताए गए हैं, जिनमें से 20 की हालत गंभीर है। कैंप की तरफ से फिलिस्तीनी लड़ाकों ने भी इजराइल पर जवाबी हमला किया है। हमले पर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे क्षेत्र में ईरान के प्रतिनिधियों से, हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन जो ईरान से मदद लेते हैं, उनसे है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने एक अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला किया है, जहां इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने वाले चरमपंथी रह रहे थे। इस ऑपरेशन का मकसद हथियार जब्त करना और कैंप में चरमपंथियों के गढ़ को ध्वस्त करना है। ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, ये अभी नहीं बताया जा सकता। इजरायली सेना ने जेनिन की एक मस्जिद से हथियार और सुरंग मिलने की बात भी कही है। सेना ने कहा कि हमने मस्जिद से मिले हथियार नष्ट कर दिया और सुरंग को निष्क्रिय कर दिया है। फिलिस्तीनी गुट अपने पुराने तरीकों से हिंसा का जवाब दे रहे हैं। जेनिन में मचे विवाद के बाद राजधानी तेल अवीव से हमले की खबर आई है। 4 जुलाई की दोपहर एक व्यक्ति ने तेल अवीव की सड़कों पर कुछ लोगों को कार से टक्कर मारी और चाकू से हमला किया। इसमें 7 लोग घायल हुए हैं। मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमास और पीआईजी ने इस हमले की सराहना की है। पीआईजी ने कहा कि जेनिन में हुए हमले का बदला है। फिलिस्तीन के चरमपंथी गुटों ने सेना को धमकी दी है। कहा कि अगर पीछे नहीं हटे तो अंजाम बुरा होगा। अगर ऐसा होता है तो ये हालात युद्ध में भी तब्दील हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्षों के बीच ये विवाद जल्द से जल्द निपट जाए और शांति कायम हो। अगर आप इजराइल फिलिस्तीन का पूरा विवाद विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस विषय पर दुनियादारी की मास्टर क्लास आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों पर चलते हैं। पहली सुर्खी फ्रांस से। फ्रांस में 17 साल के नाहिल की मौत के बाद से पूरे देश में दंगे छिड़े हुए हैं। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब मामले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। फ्लोरियन नाम का पुलिसकर्मी जिसने नाहिल पर गोली चलाई थी, अब उसके परिवार के लिए फंड रेज किया जा रहा है। अब तक करीब 9 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो चुका है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये मृतक लड़के नाहिल एम के लिए इकट्ठा हो रहे चंदे से बहुत ज्यादा है। नाहिल के परिवार को करीब 2 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। फंड रेजर कंपनी GoFundMe के जरिए ये पैसा इकट्ठा किया गया है। यह सब जीन मसीहा, जो फ्रांस के दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन के सलाहकार रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। फ्रांस के कई नेताओं ने मसीहा के इस कदम की आलोचना की है। मैक्रोन की पार्टी के नेता एरिक बोथरेल ने कहा कि मसीहा आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेफ्ट विंग के नेता डेविड गरार्ड ने कहा कि इस फंड रेजिंग कैंपेन से संदेश जाता है कि अरब लोगों को मारो और करोड़पति बन जाओ, और सरकार ऐसा होने दे रही है। जबकि येलो वेस्ट प्रदर्शन के दौरान सिर्फ 2 दिन में फंड रेजर को बंद कर दिया गया था। दरअसल साल 2019 में सरकार के खिलाफ हुए येलो वेस्ट प्रदर्शन के दौरान एक बॉक्सर ने कुछ पुलिसकर्मियों को मुक्कों से मारा था। इसी बॉक्सर के लिए फंड रेजर की शुरुआत की गई थी, जिसे सरकार ने 2 दिनों में बंद करवा दिया था। फ्रांस के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अब चलते हैं आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ, जो आ रही है वियतनाम से। वियतनाम में बारबी फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। फिल्म 21 जुलाई को वियतनाम के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। बैन का कारण बना एक सीन जहां नक्शे में साउथ चाइना सी के इलाके को चाइना का हिस्सा दिखाया गया है। ये समुद्र का इलाका जिसके ज्यादातर हिस्से पर चाइना अपना अधिकार बताता है, इस पर कई सालों से विवाद बना हुआ है। वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया के सब देश इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ खड़े हुए हैं। सभी चीन के दावे को नकार चुके हैं, जबकि चीन का कहना है कि साउथ चाइना सी का अधिकतर भाग 9-9 के अंतर्गत आता है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने चीन के दावे को गलत ठहराया था। इसी के साथ कोर्ट ने फिलीपींस को विवादित क्षेत्र में इकोनॉमिक जोन बनाने का हकदार बताया था। चीन ने इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। बारबी फिल्म में विवादित मैप दिखाने पर इसे वियतनाम में बैन कर दिया गया है। इससे पहले 2019 में ड्रीम वर्क्स की अबॉमिनेबल को भी मलेशिया और वियतनाम में बैन कर दिया गया था। टॉम होलैंड की अनचार्टेड पर भी बैन लगा दिया गया था। इसमें भी साउथ चाइना सी का विवादित नक्शा दिखाया गया था। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी कल इसी उम्मीद में। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।